जा देखिए हमें क्या क्या पढ़ना। देखो हमें तो पढ़ना जेड इफेक्टिव, रियलिटी में जेड इफेक्टिव पढ़ना, जेड इफेक्टिव। बच्चों जेड इफेक्टिव ही इन चारों का फैक्टर है, आपको पता ही है। अगर आपको जेड इफेक्टिव अच्छे से आता है तो आप एटॉमिक रेडियस अच्छे से जानते हैं, आप आयनेशन एनर्जी अच्छे से जानते हैं, आप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अच्छे से जानते हैं, आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अच्छे से जानते हैं। हमारे नीट और जेई में पेपर में क्वेश्चन यहीं से आएगा, क्या? जेड इफेक्टिव है ना, एटॉमिक रेडियस, आयनेशन एनर्जी, और बच्चों इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और साथ में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्यों? क्योंकि पूरा जो हम लोग आगे का ब्लॉक केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं ना, पी ब्लॉक में जो 6 फैमिली है वो सब के सब इसी से रिलेटेड है। बस केवल अलग से रिएक्शन बताना पड़ेगा। ये अभी हम पढ़ लेंगे तो आगे चल के मुझे भी नहीं बताना पड़ेगा और आपको भी समस्या नहीं आएगी। थोड़ा सा हम लोग जो बच्चे 11th से 12th में जा रहे हैं उनके लिए बड़ा बड़ा बहुत अच्छा है कि उनको ना दोबारा इतना संघर्ष करने की आवश्यकता नहीं। ठीक है, तो बच्चों वैसे हम लोग थोड़ा सा बस देख लेते हैं कि पीरियोडिक टेबल का जो हिस्ट्री है उसका बारे में क्या कहानी है, और उसके बाद अगर आपके पास कोई एलिमेंट है तो बच्चों वो किस ग्रुप का है, वो किस ब्लॉक का है, और किस पीरियड का है, ये भी थोड़ा मोड़ा हिंट देखेंगे। ठीक है ना, हल्का से हिंट देखेंगे। बाकी हम मेहनत ये थर्ड से करने वाले हैं। तो ये जो शुरुआत का जो हिस्ट्री है पीरियोडिक टेबल है, इसको मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी बोलूंगा, तो बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। थोड़ा सा मैं इसको फास्ट बोलने वाला हूँ, ठीक है? चलो देखते हैं बच्चों, हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल में हमें क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले लेवासियर, आपको पता है ना, फादर ऑफ केमिस्ट्री लेवासियर को कहते हैं। सबसे पहले लेवासियर पढ़ना है, फिर डोबेनाइनर का ट्राइड रूल पढ़ना है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन आ चुका है नीट में ऑलरेडी, इसलिए मुझे बताना है। न्यूलैंड ऑक्टेट लॉ, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, केवल इंफॉर्मेशन लेना है। ये लोथर मेयर का जो कर्व है, इससे भी क्वेश्चन आने की संभावना है, इसको भी पढ़ना है। और बच्चों मेंडलिक पीरियोडिक टेबल है, हमें इसको भी पढ़ना है। तो बच्चों इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट ये सेकंड है, इंपॉर्टेंट ये फोर्थ है, इंपॉर्टेंट ये फिफ्थ है, लेकिन पढ़ना सभी के बारे में। ठीक है, हम क्या पढ़ने जा रहे हैं कि जब पीरियोडिक टेबल की डिस्कवरी हुई थी तो जो जो साइंटिस्ट ने अपना योगदान दिया था, भाई लेवासियर आए उनका पीरियोडिक टेबल फ्लॉप हुआ, फिर डेवोनाइनर आए फिर उनका फ्लॉप हुआ, फिर न्यूलैंड आए, फिर लोथर मेयर आए, फिर मेंडलीफ आए, और आपको पता है कि आज के समय में जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है जिसको हम पढ़ते हैं आधुनिक आवर्त सारणी, हम लोग उसको पढ़ते हैं। तो उसके पास जाने से पहले बच्चों हम इस ऑर्डर से होके गुजरेंगे। ठीक है, एक एक करके देखते हैं। थोड़ा सा मैं फास्ट बोलूंगा, ध्यान से सुनना ना। तो बच्चों सबसे पहला जो है उसका नाम है लेवासियर। बहुत सिंपल है, देखो हमें क्या करना, हमें सबसे पहले उनके बारे में इंट्रोडक्शन देखना कि साहब आप लेवासियर पढ़ रहे, डिफिनेशन देखना उन्होंने क्या बोला था, वो क्यों फ्लॉप हो गए, क्या कमी रहेगी उनमें, और उसके बाद उनको ट्रिक पढ़ना है, मतलब कैसे उनको याद करेंगे। तो देखो जरा लेवासियर ने क्या बोला था। देखो मान लो कि जब लेवासियर ने डिस्कवर किया था ना एलिमेंट को, मान लो एलिमेंट को, भाई एलिमेंट को पीरियोडिक टेबल में अरेंज करना, तो लेवासियर ने क्या किया ना, उस समय ने एलिमेंट को 2 भाग में डिवाइड किया। उस समय मैं आपको लेवासियर का पीरियोडिक टेबल बता रहा हूँ। लेवासियर ने अपना पीरियोडिक टेबल कैसे बनाया, उसने क्या किया, उसने एलिमेंट्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया। एक तो पार्ट में डिवाइड किया जिसको बोला मेटल, और एक पार्ट में डिवाइड किया जिसको बोला नॉन मेटल। तो उसने क्या किया, मेटल को एक जगह रख दिया और नॉन मेटल को एक जगह रख दिया, और उसको रखने के बाद एक पीरियोडिक टेबल बनाया। इसी को लेवासियर का पीरियोडिक टेबल कहते हैं। भाई आपको पता है मेटल किसे कहते हैं? मेटल किसे कहते हैं? जो इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा मुझे बताओ, अगर कोई इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है तो बोलो क्या वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव होगा? बहुत सिंपल सी बात है। जैसे आप सोडियम हाँ। देखिए, सोडियम अगर अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा तो क्या वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव होगा? हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि उसने मेटल मतलब इलेक्ट्रो पॉजिटिव को अलग रखा, और नॉन मेटल मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव को अलग रखा। लेकिन बच्चों आपको भी अच्छे से पता है कि अपने पीरियोडिक टेबल में मेटल और नॉन मेटल के अलावा नॉन मेटलॉइड भी होते हैं। मेटलॉइड समझते हैं ना, जो मेटल और नॉन मेटल दोनों का। तो बच्चों जैसे ही मेटलॉइड की डिस्कवरी हुई ना, ये लेवासियर का पीरियोडिक टेबल फ्लॉप हो गया। तो अगर हमसे कोई पूछे लेवासियर का पीरियोडिक टेबल क्या है, तो हमारा एक ही आंसर है। अच्छा ये 1 मिनट में कट हो जाएगा तो आपको दोबारा जोड़ना है। तो हमारा एक ही आंसर है कि सर लेवासियर ने अपने पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट को 2 पार्ट में डिवाइड किया, एक मेटल और नॉन मेटल, और इसके अकॉर्डिंग उसने एलिमेंट्स को सजा दिया। इसी को लेवासियर का पीरियोडिक टेबल कहते हैं, जो बाद में मेटलॉइड की डिस्कवरी के बाद ये फेल हो गया, ये फ्लॉप हो गया।
तो बच्चों ये पहला हमारा प्रेडिक्टेबल है जिसको बोलते हैं लेवासियर का प्रेडिक्टेबल। बहुत सिंपल प्रेडिक्टेबल है, मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। हम दूसरा बढ़ते हैं जो कि हमारा इंपॉर्टेंट है बच्चों। इसमें से पेपर में आया है राइनर्स ट्रायड रूल। मतलब ये हुआ कि साहब डोबे राइनर ने मतलब क्या प्रेडिक्टेबल के बारे में बताया। तो उसने क्या किया, जरा ध्यान से सुनना। उसने क्या किया, उसने उसके पास जो एलिमेंट्स थे ना, उसने उसको एटॉमिक वेट के ना इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में उसने एलिमेंट्स को अरेंज कर दिया। कैसे अरेंज किया, जरा ध्यान सुनना। जैसे मान लो बच्चों उसके पास लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है। तो उसने क्या किया ना, उसने ये किया ना कि ये जो बीच वाले का जो एटॉमिक वेट है ना, बीच वाले का मिडिल मिडिल एलिमेंट का जो एटॉमिक वेट है ना, उसने पहले और थर्ड वाले का एवरेज लिया था। मेरी बात को समझो। जैसे मान लो बच्चों, मान लो कि मेरे पास 3 एलिमेंट है, ए और बी और सी। मान लो कि आप में से कोई साइंटिस्ट है डोबे राइनर, उसको प्रेडिक्टेबल बनाना है। तो उसने क्या किया ना, पहले चीज तो इनके एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिया, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया। कैसे अरेंज किया, उसके पास एक टेक्निक थी। उसने क्या किया, इस बीच वाले का एटॉमिक एवरेज पहले ले लिया। और बच्चों उसने क्या किया, बीच वाले के एटॉमिक एवरेज ना उसने पहले और थर्ड वाले का एवरेज ले लिया। अगर ये बराबर होता था तो उसको उसने वो अरेंज करना चालू कर दिया। बस एक बार मैं फिर पढ़ रहा, देखो। उसने क्या किया, उसने बच्चों बीच वाले एलिमेंट्स का एवरेज, किसका एवरेज, एटॉमिक वेट का एवरेज, किसका, पहला और तीसरे एलिमेंट्स का। तो बच्चों पहले और तीसरे एलिमेंट्स के एटॉमिक वेट का एवरेज यदि बीच वाला आता था, सेकंड वाला, तो उसके अकॉर्डिंग उसने एलिमेंट्स को अरेंज करना स्टार्ट कर दिया। और उससे उसने एक पीरियोडिक टेबल बनाया जिसको बोलते हैं डोबे राइनर ट्रायड रूल। आपको भी पता है कि ये लगभग बहुत ज्यादा पॉसिबल संभव नहीं है। कैसे, चलो देखो। मान लो कि अगर आपको लिथियम, सोडियम, पोटेशियम को अरेंज करना, तो भाई सोडियम का 23 होता है और लिथियम का 7 होता है और पोटेशियम का 39 होता है। तो बच्चों 7 और 39 का जब आप एवरेज लेंगे तो कितना आएगा, 23 आएगा। 23, 7 और 39 का जब एवरेज लेंगे तो कितना आएगा, 23 आएगा। तो उसने क्या बोला था कि मिडिल वाले एलिमेंट्स का जो एटॉमिक वेट था वो फर्स्ट और थर्ड के बराबर था। देखो बराबर आ रहा है। इसका मतलब ये जो क्वेश्चन कैसे आता है, क्वेश्चन आता है कि बताओ इसमें कौन से एलिमेंट्स डोबे राइनर के ट्रायड रूल को फॉलो करता है। ये ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो आपका आंसर क्या होगा कि सर ये डोबे राइनर के ट्रायड रूल को फॉलो करेंगे। सिंपल सी बात है। क्यों, क्योंकि आपको क्या करना, बीच वाले के एवरेज निकालना। और बच्चों बीच वाले के एवरेज यदि पहले और तीसरे के बराबर है तो आपको बोलना है कि ये डोबे राइनर के ट्रायड रूल को फॉलो करते हैं। जैसे मान लो कि क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की बात करते हैं बच्चों। ब्रोमीन का 80 आता है, ब्रोमीन का 80 आता है। अच्छा, जैसे मान लो कि अगर आपने क्लोरीन का 30.5 लिया और आयोडीन का 127 लिया और आप एवरेज निकालेंगे तो बच्चों ये 80 से ज्यादा आएगा, थोड़ा सा ज्यादा आएगा। तो अगर आपके बीच वाले एलिमेंट्स का एवरेज और पहले और तीसरे का एवरेज यदि थोड़ा सा ज्यादा भी आता है या आसपास आता है, तभी आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। वो डोबे राइनर के ट्रायड रूल को फॉलो करता है। तो इसमें से नीट के क्वेश्चन कैसे आते हैं बताओ, इसमें से कौन सा पेयर डोबे राइनर के ट्रायड रूल को फॉलो करता है या कौन सा पेयर फॉलो नहीं करता। बड़ा सिंपल सा तरीका है। आपको वो एटॉमिक वेट देगा, आपको याद करने की आवश्यकता नहीं। तो बीच वाले के एटॉमिक वेट पहले और थर्ड के बराबर कर देना है। जो बराबर होगा वो फॉलो करता है, जो नहीं होगा बराबर फॉलो नहीं करता। वैसे मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसको याद कर लें। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आपको पता है पीरियोडिक टेबल में आज सिस्टमेटिक अरेंज है। लेकिन बच्चों यदि आप डोबे राइनर के अकॉर्डिंग आप इसको अरेंज करोगे तो बीच वाले का कितना आता है, 30.5, और इन दोनों का जब एवरेज निकालोगे कितना आता है, 49.5। देखो ये बराबर है क्या, बराबर नहीं है। तो बच्चों इसलिए डोबे राइनर का जो ट्रायड बोलता है वो फेल हो गया। ठीक है। अच्छा, हिस्ट्री ऑफ प्रेडिक्टेबल पढ़ने में हमें थोड़ा बोरियत फील होगा, लेकिन बच्चों एक बार मैं ऐसे जनरली बोल देता हूँ, आप केवल एक बार पढ़ लीजिएगा क्योंकि पेपर में कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, हम आगे पढ़ते हैं ना। इसके बाद बच्चों ये तीसरा है न्यूलैंड का ऑक्टेट लॉ। आपको अच्छे से पता है कि ये जो ऑक्टेट लॉ है ये म्यूजिकल नोड, मतलब जो संगीत का जो स्वर है ना उसी पे आधारित है। संगीत का स्वर पे आधारित मतलब जरा देखो, ये संगीत का जो स्वर है ना, सा रे गा मा पा धा नी, तो इसी से, जैसे मान लो कि हमारे पास लिथियम है। ठीक है। अच्छा, अब इस संगीत का जो स्वर है ना, अब दोबारा रिवीजन करेंगे तो फिर से आ जाएगा। मतलब ऐसे सारे गामा पा धा नी चलेगा, फिर से सा आ जाएगा। मतलब मेरे कहने मतलब क्या हुआ कि अगर आप पहला, दूसरा, तीसरा,
चौथा और पांचवा, ये छठा और सातवां ऐसे करेंगे, और फिर से आठवां, ये देखो फिर से संगीत का जो स्वर है ना, ये फिर से आ जाता है। तो न्यूलैंड ने क्या बोला था कि जिस प्रकार जो स्वर है ना, वो आठवां स्वर फिर से दोबारा पहले स्वर की रिवीजन करता है, इसी प्रकार यदि आप एलिमेंट्स को अगर आप सिस्टेमेटिक अरेंज करते हैं, तो प्रत्येक आठवां एलिमेंट्स पहले के एलिमेंट्स के गुणों की, मतलब उसकी प्रॉपर्टी को रिवीजन करेगा, दोबारा उसके गुण के बारे में बताएगा। देख लीजिए, आपको अच्छे से पता है ना कि लिथियम का जो गुण होता है, सोडियम का भी वही गुण होता है। आपको अच्छे से पता है कि प्रत्येक आठवां मतलब पोटेशियम का भी वही गुण होता है। मतलब उसने क्या किया था, मेरी बात ध्यान सुनो, उसने क्या किया था, उसने एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया। अरेंज करने के बाद उसने क्या बोला कि जितने भी आठवें एलिमेंट है, जितने भी आठवें एलिमेंट है, वो पहले एलिमेंट्स के गुणों की दोबारा फिर से रिवीजन करते। कैसे? मैग्नीशियम को देखिए बच्चों, मैग्नीशियम का जो गुण हो वो बेरिलियम से मैच करता है। एल्युमिनियम को देखिए, अगर आप बोरान से गिनते हैं ना, तो प्रत्येक आठवां एलिमेंट मतलब एल्युमिनियम जो होगा ना, उस ग्रुप के गुणों की पुनरावृत्ति करेगा। जरा मैं इसके बारे में बोलता हूँ, ध्यान सुनिएगा। इसने क्या किया था, एलिमेंट्स को एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया था। ठीक है, उसने क्या बोला कि प्रत्येक आठवां एलिमेंट पहले एलिमेंट की सेम प्रॉपर्टी को रिवीजन करता है। कैसे? जिस प्रकार जो म्यूजिकल जो स्वर है, उसी प्रकार सेम टू सेम एलिमेंट्स को यदि अरेंज करें, तो आठवां एलिमेंट पहले एलिमेंट्स के बराबर होता है। उसने ऐसे अरेंज किया। अब प्रश्न ये है कि अगर हमसे कोई पूछेगा कि म्यूजिकल नोट पे कौन सा प्रेडिक्टेबल है, तो न्यूलैंड ऑक्टेट लॉ। ये प्रेडिक्टेबल फेल क्यों हो गया? तो बच्चों बड़ा सिंपल सी टेक्निक, फेल क्यों हो गया बच्चों? ये प्रेडिक्टेबल में मात्र 20 एलिमेंट्स के लिए ही वैलिड था, ये कैल्शियम तक ही वैलिड था। दूसरी चीज क्या है, आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इनर्ट गैस नहीं है ना। अगर आप यहाँ पे इनर्ट गैस की डिस्कवरी हो जाए, तो बच्चों प्रत्येक आठवां नहीं, प्रत्येक नौवां एलिमेंट में पहले अपनी फैमिली का रिवीजन करेगा। तो बच्चों इनके समय में इनर्ट गैस के बारे में कोई पोजीशन नहीं था। देखो भाई, यहाँ पे अगर आप इनर्ट फ्लोरीन के बाद क्या आता है, यहाँ देखिए, यहाँ पे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन की कोई बात ही नहीं की गई। जिसका मतलब ये हुआ कि इनर्ट गैस नहीं था उस समय। तो बच्चे इसके जो दो ड्रॉबैक है आप याद रखिएगा, क्या कि इनर्ट गैस की डिस्कवरी के बाद ये प्रेडिक्टेबल वैसे फ्लॉप हो गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने बोला था प्रत्येक आठवां एलिमेंट पहले की रिवीजन करता है, लेकिन जैसे आप इनर्ट गैस को आप रखेंगे, तो आठवां नहीं, वो नौवां एलिमेंट हो जाएगा। दूसरी चीज क्या है कि बच्चों ये कैल्शियम तक ही वैलिड था, अप टू वैलिड अप टू कैल्शियम। ठीक है, तो बच्चों ये दो बातें याद रखिएगा। न्यूलैंड का ऑक्टेट लॉ, थोड़ा सा मैं स्पीड बढ़ाता हूँ। लोथर मेयर का कर्व आपने हो सकता है कि लास्ट ईयर पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तब भी इस बार देख लो। लोथर मेयर का कर्व बड़ा सिंपल है। हमें लोथर मेयर के कर्व में क्या याद रखना, पहले सुनो। सबसे पहले चीज है कि लोथर ने क्या किया था। देखो उसने क्या किया ना, उसने एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक वेट, जहां सुनना, एटॉमिक वेट तो एलिमेंट का पता ही रहता है हमारे पास। मान लो हमारे पास जो एलिमेंट है उनका एटॉमिक वेट पता है, ठीक है। लेकिन उसने स्पेशल एक एटॉमिक वॉल्यूम निकाला। बच्चों वॉल्यूम कैसे निकालते हैं? मास अपॉन डेंसिटी। तो उसने क्या किया ना, उसने सभी एलिमेंट्स का पहले मास लिया और सभी एलिमेंट्स की डेंसिटी लिया, इन दोनों को डिवाइड किया। डिवाइड करने के बाद उसके पास क्या है, एटॉमिक वॉल्यूम। उसने क्या किया बच्चों, ध्यान सुनना, उसने एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक वेट इसके बीच में एक ग्राफ प्लॉट किया, और उसी ग्राफ से ना उसने पीरियोडिक टेबल बनाया। कैसे बनाया जरा देखो, ध्यान सुनना। मैंने क्या बोला, उसने किसके बीच में, एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक वेट के बीच में एक ग्राफ प्लॉट किया। कैसे प्लॉट किया? उसने क्या किया ना, सभी एलिमेंट्स को ना इसके बीच में अरेंज किया। देखो इसने ऐसे ग्राफ प्लॉट किया, ऐसे ग्राफ ऐसे प्लॉट कर दिया। अब इस ग्राफ की जरा खास बात देखो, जरा इस ग्राफ का बच्चों, ये जो पोर्शन है, इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं टॉप पोजीशन, टॉप। ठीक है बच्चों, इसको ये है ना, ये बच्चों डिसेंडिंग ऑर्डर है। डिसेंडिंग मतलब नीचे वाला ऑर्डर है। और बच्चों ये है असेंडिंग ऑर्डर, मतलब ये ऊपर वाला ऑर्डर है। और बच्चों ये है बिलो पोजीशन, मतलब लो पोजीशन। इसकी स्पेलिंग जरा देख लो, तभी तो आप पता करोगे उसमें क्या पूछ रहा है। बच्चों टॉप पोजीशन को बोलते हैं क्रिस्ट। ये फिजिक्स का एक वेव में पढ़ाया जाता है, जिसको श्रिंग और गर्त बोला जाता है फिजिक्स में, जब आप वेव पढ़ेंगे। जो टॉप पोजीशन है बच्चों, उसको बोलते हैं क्रिस्ट बोलते हैं। और जो बॉटम वाला पोजीशन उसको ट्रॉट बोलते हैं। बच्चों अभी मैंने बोला था ना, देखो ये पोजीशन, देखो ये पोजीशन क्या है, ये डिसेंडिंग स्लोप है,
मतलब उतरने वाला स्लोप है, और ये पोजीशन क्या है, ये पोजीशन ये असेंडिंग स्लोप है। तो एक डिसेंडिंग स्लोप है और एक असेंडिंग स्लोप। उन्होंने क्या किया, ध्यान सुनिएगा बच्चों, सबसे टॉप पे एल्कली मेटल को उसने अरेंज कर दिया। देख लो जरा, क्या सबसे टॉप पे एल्कली मेटल, आप देख लीजिए एल्कली मेटल, देखो सबसे टॉप पे, देखो सबसे टॉप पे देखो एल्कली मेटल है, देखो सबसे टॉप पे एल्कली मेटल। ठीक है, अगर ध्यान सुनिए, उसके बाद बच्चों जो इस प्रकार का ग्राफ है ना, इस प्रकार का, इसके बीच में यहाँ पे जो इस प्रकार का डिसेंडिंग वाला ग्राफ था, उतरने वाला ऐसे नीचे वाला ग्राफ था, उस ग्राफ में बच्चों उसने एल्केलाइन अर्थ मेटल को रखा। एल्केलाइन अर्थ मतलब समझते हैं ना, मतलब सेकेंड ए ग्रुप को रखा। सेकेंड का मतलब यहाँ पे देखो, मान लो कि मैं बेरिलियम लगा दूं, जैसे मान लो कि मैं ग्राफ ऐसे बना सपोज, क्या ध्यान सुनना, मान लो मैंने ग्राफ ऐसे बना दिया, मैं यहाँ पे बेरिलियम लगा दूं, मैं यहाँ पे मैग्नीशियम लगा दूं, मैं यहाँ पे ऐसे कैल्शियम लगा दूं, देख रहा हूँ ना, सॉरी बच्चों ग्राफ के डिसेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग नहीं, डिसेंडिंग, केवल डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो बच्चों डिसेंडिंग यही है ना, डिसेंडिंग ये है, मतलब जो डिसेंडिंग ऑर्डर है केवल उसी के बारे में हमें बात करनी है। तो बच्चों देखो डिसेंडिंग ऑर्डर ये रहा, तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर है, ये डिसेंडिंग ऑर्डर है, ये डिसेंडिंग ऑर्डर है। तो इस डिसेंडिंग ऑर्डर में उसने एल्कलीन अर्थ मेटल को रख दिया ऐसे। तो क्वेश्चन कैसे आता, मेरी बात है, क्वेश्चन आता है कि लोथर मेयर के कर्व में डिसेंडिंग ऑर्डर में कौन से एलिमेंट्स को रखा गया था। लोथर मेयर के कर्व में सबसे टॉप मतलब क्रिस्ट पे किस एलिमेंट्स को रखा गया था डिसेंडिंग ऑर्डर में। और बच्चों असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर समझ रहे हैं ना आप अगर ग्राफ ऐसे है, अगर ग्राफ ऐसे है बच्चों, तो इस ग्राफ में ये जो पीक, ये जो ग्राफ है ना, ये डिसेंडिंग ऑर्डर का, लेकिन ये जो ग्राफ है क्या, असेंडिंग ऑर्डर। ये जो ग्राफ है ये क्या, असेंडिंग ऑर्डर। ऐसे ग्राफ क्या होता है, असेंडिंग ऑर्डर। तो इनके बीच में उसने हेलोजन फैमिली को लगा दिया। और बच्चों सबसे नीचे उसने ट्रांजिशन एलिमेंट्स को रखा। ट्रांजिशन एलिमेंट समझ रहे हो ना, डी ब्लॉक एलिमेंट्स को रखा सबसे नीचे। जरा एक बार फिर देख लीजिए ग्राफ को, देख लीजिए डायरेक्ट, जरा मुझे बताइए, सबसे ऊपर एल्कली मेटल, सबसे ऊपर देख लीजिए एल्कली मेटल, सबसे नीचे यहाँ जो कुछ दिखाई नहीं गया ये ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट है, मतलब डी ब्लॉक के हैं। क्या बच्चों ये देखो जरा, डिसेंडिंग ऑर्डर में एल्कलाइन अर्थ मेटल रखो, डिसेंडिंग ऑर्डर में देख लो, डिसेंडिंग ऑर्डर में एल्कलाइन अर्थ मेटल है। क्या असेंडिंग ऑर्डर में हेलोजन फैमिली, देख लीजिए। तो आपको क्या याद रखना, आपको दोस्तों सुनो क्या याद रखना, आपको ये याद रखना है कि लोथर मेयर का जो कर्व वो किसके बीच में था। तो आपको याद रखना है सर एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक वेट के बीच में उन्होंने ग्राफ खींचा था। उसके बाद ग्राफ के सबसे टॉप पे क्या था, एल्कलाइन मेटल। ग्राफ के डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या था, डिसेंडिंग मतलब उतरते ऑर्डर में, तो सर एल्कलाइन अर्थ मेटल। ग्राफ के असेंडिंग ऑर्डर में क्या था, हेलोजन फैमिली। ग्राफ के सबसे नीचे क्या था, डी ब्लॉक। आपको ये याद रखना। तो बच्चे मुझे उम्मीद है कि तीन आपको तो समझ में आ गया होगा ना, सबसे पहले लेवाशियर, फिर डोबेनाइनर और उसके बाद लोथर मेयर कर्व। आपको तीन तो ये क्लियर समझ में आ गया ना, तीन क्या होता है। मैंने तीनों के बारे में आपको अच्छे से बता दिया, मुझे उम्मीद है कि ये तीनों आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद जरा देखते हैं, जरा ध्यान से देखो, ध्यान सुनिए बच्चों। आप याद करो जब मैंने शुरुआत में मेडलिफ का पीरियडिक टेबल, आधुनिक पीरियडिक टेबल जब पढ़ाया जाता है तो उसमें लोग क्या कहते हैं, उसमें यही कहते हैं ना, ध्यान सुनिए, उसमें ये कहते हैं कि बच्चों जो एलिमेंट्स है ना, जो एलिमेंट्स है, वो एलिमेंट्स का जो एटॉमिक वेट है वो, पहले आप पीरियडिक फंक्शन के बारे में समझिए। पीरियडिक फंक्शन के बारे में आप समझ लीजिए बच्चों। पीरियडिक फंक्शन के बारे में ऐसा कोई चीज जो एक निश्चित समय के बाद बार बार रिवीजन, कैसे, जैसे मान लीजिए कि आपको डेली आपका सुबह 7 बजे, मान लीजिए 7:30 पे क्लास चलता है, 7:30 मान लो क्लास चलता है, तो बच्चों ये एक पीरियडिक फंक्शन है। पीरियडिक फंक्शन क्यों, क्योंकि बच्चों डेली का डेली 7:30 पे आपकी क्लासेस चलेंगी, तो क्लास का चलना एक पीरियडिक फंक्शन। तो देखो हमारे मन में क्या अभी तक क्वेश्चन है, हमारे मन में क्वेश्चन ये है कि मेंडलीफ ने ही सबसे पहले ये बताया था कि जो एलिमेंट्स होते हैं वो एटॉमिक वेट के पीरियडिक फंक्शन होते हैं, जबकि ऐसा गलत है बच्चों। सबसे पहले लोथर मेयर ने ही बता दिया था। कैसे बता, ध्यान से सुनना। लोथर, जैसे मुझे एक बात बताओ, जैसे मान लो कि मैं ऐसे ग्राफ बनाया हूं, जब ध्यान सुनिएगा, पीरियडिक फंक्शन का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब समझिए। जैसे मान लो मैंने ऐसे ग्राफ बनाया, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, जैसे मान लो कि मैं यहाँ पे टॉप पे पहुंच गया, यहाँ पे टॉप है, यहाँ मैंने लिथियम लगा दिया, दोबारा मैं फिर से नीचे जा रहा हूँ,
फिर ऊपर आ रहा हूँ, क्या मैं फिर से टॉप पे जाने पे क्या मुझे फिर से उसी खानदान का सदस्य मिल रहा? देख लो, मिल रहा कि नहीं मिल रहा? मैं फिर दोबारा नीचे जा रहा हूँ, फिर क्या मुझे फिर से उसी टॉप पे जाने पे क्या मुझे उसी खानदान का सदस्य मिल रहा? क्या मुझे उसी खानदान का सदस्य मिल रहा? तो क्या बच्चों ये पीरियडिक फंक्शन हुआ कि नहीं हुआ? देख लो, पीरियडिक फंक्शन हुआ ना, एटॉमिक वेट के पीरियडिक फंक्शन हुआ कि नहीं हुआ? क्या निश्चित इंटरवल के बाद क्या मुझे दोबारा उसी खानदान के एलिमेंट्स मिलने के नहीं मिल रहे? मिल रहा है ना? तो बच्चों लोथर मेयर के कर्व ने ये बता दिया कि जितने भी एलिमेंट्स है ना, जितने भी एलिमेंट्स हैं, अच्छा फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब हुआ एक ही खानदान में पाए जाना। आपको पता ना एल्कली अर्थ मेटल एक ही खानदान में पाए जाते हैं। तो उसने क्या बोला? उसने ये बोला कि लोथर मेयर ने ये बोला कि जितने भी एलिमेंट्स है ना, उनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी है ना, वो पीरियडिक फंक्शन है। पीरियडिक फंक्शन मतलब समझिए, क्या नीचे में डी ब्लॉक यहाँ पे आता, क्या आप दोबारा नीचे जाएंगे फिर से डी ब्लॉक आ जाएगा, क्या फिर दोबारा डी ब्लॉक आ जाएगा? तो देखो पीरियडिक फंक्शन हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा, आपको पता है कि असेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पे फ्लोरीन है, हेलोजन फैमिली, तो दोबारा फिर से आप असेंडिंग ऑर्डर में जाएंगे, आपको फिर हेलोजन फैमिली मिलेगा। पहले क्लोरीन मिला था, पहले फ्लोरीन मिला था, आपको दोबारा क्लोरीन मिलेगा। तो बच्चों क्या ये बार बार ये चीजें रिपीट हो रही कि नहीं रिपीट हो रही है? तो देखो ध्यान से सुनना, उसने क्या बोला था लोथर मेयर ने कि जितने भी एलिमेंट्स होते हैं ना, वो एटॉमिक वेट के फिजिकल प्रॉपर्टी के पीरियडिक फंक्शन। ये बात ध्यान रखिएगा, लोथर मेयर ने ऐसी बात पहले ही बोल दी थी। आप देख लीजिए, बार बार आप रिपीट करेंगे तो वो चीजें बार बार रिपीट होती है। बार बार आप टॉप पे जाएंगे तो आपको बार बार एल्कली अर्थ मेटल मिलेगा, आप डिसेंडिंग ऑर्डर में जाएंगे तो एटॉमिक वेट में सबसे आपको एल्कलाइन अर्थ मेटल मिलेगा, आप असेंडिंग ऑर्डर में जाएंगे तो एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको हेलोजन फैमिली मिलेगा। तो बच्चों बार बार ये रिपीट होता जाएगा। तो देखो लोथर मेयर का जो कर्व होता है वो जनरली पढ़ाया नहीं जाता है, लेकिन बच्चों इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है। ये बात ध्यान रखिएगा, लोथर मेयर का कर्व क्या क्या आता है मैंने आपको सिखा दिया है, ये बात ध्यान रखिएगा। लेकिन बच्चों मुझे एक बात बताओ, इसका जो ग्राफ था उसने ग्राफ कैसे खींचा? उसने ग्राफ एटॉमिक वॉल्यूम, ठीक है, और एटॉमिक वेट के बीच में ग्राफ प्लॉट किया, ठीक है। तो मुझे बताओ एटॉमिक वॉल्यूम उसने कैसे निकाला? सभी का मास लिया होगा, सभी की डेंसिटी लिया होगा, और डेंसिटी लेने के बाद सबको इस ग्राफ में प्लॉट किया, इस ग्राफ में प्लॉट किया। बच्चों ये लाइन आप कहां तक बना सकते हैं? क्या ये संभव है? क्या प्रैक्टिकली 118 एलिमेंट का सबका वेट लेके सबका मास लेके ये बना सकते हैं क्या? तो देखो बच्चों, इसका कोई प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंट में कोई यूज नहीं था, इसलिए ग्राफ फेल हो गया, ठीक है। और बच्चों आपका सबसे फेवरेट जहां से आपको पढ़ना ही है, अभी थोड़ी देर पहले हमने इस बात को देख लिया, क्या देख लिया? मेनली पीरियडिक टेबल, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी। उसने केवल फिजिकल बोला था, इसलिए फिजिकल और केमिकल दोनों बोला। फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी किसी भी एलिमेंट्स का पीरियडिक फंक्शन होता है, कैसे? एटॉमिक वेट के। इसका मतलब समझ गया ना? इसका मतलब क्या हुआ कि एलिमेंट्स को यदि एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया जाए तो बच्चों एक से फिक्स इंटरवल के बाद वही एलिमेंट्स दोबारा अपने फैमिली के गुणों को फिर से रिवीजन करते हैं। कैसे? मान लीजिए आपने यहाँ पे लिथियम रखा और एटॉमिक वेट के आगे आपने अरेंज कर दिया, अरेंज करते गए, फिर दोबारा घूम के आएंगे तो यहाँ सोडियम आ जाएगा, देख लो। तो क्या ये एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद क्या निश्चित इंटरवल के बाद क्या ये अपने पूरे फैमिली को फिर से दोबारा रिवीजन करेंगे? देख लो, सोडियम के नीचे फिर से लिथियम के नीचे दोबारा फिर से सोडियम आ गए, और इन्होंने अपने गुण की दोबारा फिर से रिवीजन कर दिए। तो बच्चा मेरी बात ध्यान सुनिए, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि किसी भी एलिमेंट्स को यदि आप सिस्टमेटिक अरेंज करेंगे तो एक निश्चित इंटरवल के बाद ना वो एलिमेंट्स दोबारा अपने गुण को, अपने फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी के गुण को दोबारा रिवीजन करेगा, दोबारा अपने गुण को बार बार रिवीजन करेगा। अच्छा, मेनली पीरियडिक टेबल हमसे पूछता है कि एलिमेंट्स का जो पीरियडिक फंक्शन है वो किसके मतलब किसके अकॉर्डिंग था? तो एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग था। ये तो आपको अच्छे से पता होगा, थोड़ा मैं जल्दी चलते हैं, समय नहीं है। ध्यान सुनना बच्चों, मेनली के पीरियडिक टेबल के समय मात्र 63 एलिमेंट्स उस समय पता थे उनको। नोबेल गैस की डिस्कवरी उस समय नहीं हुई थी, ये बात ध्यान रखिएगा। ये ऐसा पहला साइंटिस्ट था मेनलीफ जिसने एलिमेंट्स को हॉरिजॉन्टल लो मतलब इसमें ऐसे, वर्टिकल लो मतलब ऐसे कॉलम में पीरियडिक टेबल बनाया था। ऐसा नहीं कि जो आपका मॉडर्न पीरियडिक टेबल डायरेक्ट बन गया, सबसे पहले मेंडलीफ ने बनाया था
कि हॉरिजॉन्टल रो होता है, वर्टिकल कॉलम होता है। ये पहला साइंटिस्ट बनाने वाला मैंडलीफ था। बच्चों जो हॉरिजॉन्टल रो है उसको पीरियड्स बोलते हैं, और वो 7 होते हैं। आज के समय भी इतने ही है, उसमें कोई करेक्शन नहीं है। जो बच्चों वर्टिकल जो कॉलम है उसको ग्रुप बोलते हैं, और मैंडलीफ के समय में वो 8 थे, वर्टिकल कॉलम 8 थे। बच्चों जरा उस 8 के बारे में समझिए, जरा ध्यान सुनिए, उस 8 के बारे में बता दूं। थोड़ा सा मैं एक वो ले लूं इसके बारे में, क्योंकि और आप क्या करिएगा ना, अगर आपको कोई मैंडलीफ का प्रेडिक्ट टेबल दिखाई देगा तो उसको देखिएगा जो मैं बता रहा हूँ। देखो मैंडलीफ का जो प्रेडिक्ट टेबल है, जरा उसके बारे में ध्यान सुनिए। अच्छा, इसमें जो हमें बातें याद रखनी है वो मैंने नोट्स में मेंशन कर दिया है, उससे बाहर पेपर में नहीं आएगा। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप बहुत अच्छा नंबर टॉप करना चाहते हैं तो आप किसी चीज को भी छोड़ के ना जाए। क्यों? क्योंकि आपको बता दूं मैं कि जो फुल सिलेबस से नीट का पेपर आने वाला है, किसी चीज को स्किप ना करें। देखो मैंने क्या बोला, हमने ये बोला कि ये जो मैंडलीफ का जो प्रेडिक्ट टेबल है, इसमें बच्चों 7 हॉरिजॉन्टल रो थे, 7 हॉरिजॉन्टल रो थे, और बच्चों 8 क्या थे, वर्टिकल थे, वर्टिकल थे, जिसको क्या बोला लोगों ने, ग्रुप बोला। तो बच्चों हॉरिजॉन्टल में हमें कोई समस्या नहीं है, ऐसे हॉरिजॉन्टल 7 बने, हमें कोई समस्या नहीं, ऐसे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। 7 ऐसे थे, और जो आज के समय भी 7 है, ऐसे 3 4 5 6 और 7। समस्या ये है ना कि जो जो वर्टिकल वाले हैं वो कैसे बनाया था, ध्यान सुनना। उसने क्या किया था, वर्टिकल में जैसे 1 है, 2 है, ऐसे करके उसने 7 तक ना, 7 तक इसने उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया था, 2 सब ग्रुप में डिवाइड किया, ए और बी, और एक ही खानदान में रख दिया था। जैसे सेकेंड में भी उसने 2 पार्ट में डिवाइड किया, ए और बी। आप मैंडलीफ की प्रैक्टिस टेबल देखिएगा तो चल जाएगा, उसको एक ही खानदान में ऐसे रख दिया था। ऐसे करके बच्चों 7 तक के, 1 से लेकर 7 तक के जो ग्रुप के खानदान के सदस्य थे, उनको 2 पार्ट ए और बी में उसने अरेंज किया था। तो जरा मुझे एक बात बताओ बच्चों, और जो बच्चों 8वां था ना, 8वें बच्चों उसने 3 कॉलम बनाए थे, 3 कॉलम। इसमें कितने कॉलम बनाए थे, 3 कॉलम बनाए थे। और बच्चों 7 तक कितने कॉलम बनाए थे, 7 तक 2 कॉलम बनाए थे। बात सही मारा। तो बच्चों उसने 1 से लेकर 7 तक तो उसने उसने बनाए थे टोटल, 1 से लेकर 7 तक उसने बनाए थे टोटल 2 कॉलम। 2 कॉलम मतलब जैसे मान लो ये ग्रुप है, तो इस ग्रुप में उसने 2 ग्रुप बनाए थे, ए और बी। इसमें भी 2 ग्रुप बनाए थे, ए और बी, ऐसे करके 7 तक बनाए थे। और लास्ट के कॉलम में उसने 3 बनाया था। ठीक है, जरा इस बात को मैं वहां पे देख लेता हूं। अच्छा, हमें लिखना नहीं, हमें बस इस बात को ध्यान रखनी है। लिखना मतलब हमें इस बात को केवल ध्यान देना। देखो उसमें क्या लिखा हुआ कि बच्चों अप टू 7th, मतलब 7 तक उसने ए और बी 2 पार्ट में डिवाइड किया था। जब आप मैंडलीफ की प्रैक्टिस टेबल देखेंगे ना, तब देखिएगा उसने क्या किया था ना, उसने मान लो कि ये पहला वाला है, तो यहीं पे ए रखा था, इसके बगल में बी रख दिया था, है ना। ए मतलब लिथियम सोडियम जो भी हो, बी मतलब डी ब्लॉक वाला, आपको पता ना, बी मतलब डी ब्लॉक वाले एलिमेंट्स को उसने दोनों को साथ साथ में रख दिया था। आपको पता आज के समय में ए वाले मतलब एस ब्लॉक और पी ब्लॉक अलग है, और बी मतलब डी वाले ब्लॉक अलग है। आपको तो पता है ब्लॉक कैसे डिसाइड करते हैं। अगर कोई लास्ट का इलेक्ट्रॉन एस में जाता है या पी में जाता है तो उसके लिए कैपिटल ई यूज करते हैं, और डी में जाता है तो उसके लिए कैपिटल बी यूज करते हैं। आपको तो ये अच्छे से पता है आज के समय में, है ना। थोड़ा सा इसको स्पीड बढ़ाता हूँ, जरा ध्यान सुनिए बच्चों। जब अपना पीरियोडिक टेबल अरेंज किया ना, तो बच्चों उसको कुछ एलिमेंट्स के बारे में पता नहीं थे, कुछ एलिमेंट्स के बारे में पता नहीं थे। तो उसने क्या किया ना, उस एलिमेंट्स की जगह खाली कर दी। जैसे देखो मैंडलीफ ने कुछ एलिमेंट्स के बारे में उसने केवल प्रेडिक्ट किया, उसके बारे में कुछ पता नहीं था, जो आज के समय में डिस्कवर किया। आप देखिएगा सिलिकॉन के नीचे जगह खाली, एल्युमिनियम के नीचे जगह खाली है, बोरान के नीचे जगह खाली है। तो हमें याद रखना है, क्या याद रखना है कि उसने क्या किया, सिलिकॉन की जगह पर एका सिलिकॉन उसने बोल दिया, जो आज के समय में जर्मेनियम के नाम से जाना जाता है। एका एल्युमिनियम बोल दिया, जो आज के समय में गैलियम के नाम से जाना जाता है। एका बोरान बोल दिया, जो आज के समय में स्कैंडियम के नाम से जाना जाता है। अगर आपको याद हो तो मैंने ये कोड लिखवाया भी था, अगर आपको ध्यान हो, अगर आपको पीरियोडिक टेबल मैंने पढ़ाया था तो मैंने लिखवाया था कि आप इसको जरूर याद रखिएगा। पेपर में पूछता है कि एका सिलिकॉन की जगह पे कौन से एलिमेंट की डिस्कवरी बाद में हुई, एका एल्युमिनियम की जगह पे कौन सी हुई, एका बोरान की जगह पे। तो मैंने क्या बोला था, इसको कैसे याद रखना, इसको याद रखना सीता 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 गीता। इसका मतलब क्या हुआ, एका सिलिकॉन की जगह पे जर्मेनियम आएगा।
सीता गीता, उसके बाद मैंने बोला था कि से अलग, से अलग, इसको ऐसे याद रखना, अलग अलग याद रखना। अलग कैसे? एल्युमिनियम की जगह पे क्या आया था? गैलियम। यहाँ क्या लिखवाया था? बीएससी। बीएससी मतलब बोरान की जगह पे स्कैंडियम। याद है? मैं लिखाया था सीता गीता से अलग, बीएससी नहीं एमटेक है। अगर आपको याद हो, मैंने ये चीजें लिखवाई थी, सीता गीता से अलग, बीएससी नहीं एमटेक है। तो बच्चों ये बातें याद रखनी है, क्योंकि ये पेपर में पूछता है कि मेंडलीफ ने जो भी एलिमेंट्स प्रेडिक्ट किए थे, जिसके बारे में बताया नहीं था, फ्यूचर में उनके बाद उनकी जगह पे कौन कौन से एलिमेंट की डिस्कवरी हुई थी। तो बच्चों ये जरूर याद, इंपॉर्टेंट है। सीता गीता से अलग, बीएससी नहीं एमटेक है। एमटेक मतलब मैग्नीशियम की जगह पर टेक्नीशियम भी आया था, एक और भी था, लेकिन अगर आप इतना याद रखते हैं तो पेपर में से इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आपसे मिल जाए। बच्चों इसके एडवांटेज क्या है? एडवांटेज जरा ध्यान सुनिए, इसके एडवांटेज एडवांटेज आप देखो। बच्चों मेंडलीफ ने क्या किया था ना, कुछ के एटॉमिक वेट में करेक्शन किया। करेक्शन मतलब जैसे आपको ही पता है कि बेरिलियम के एटॉमिक वेट अभी समय प्रेजेंट टाइम में क्या है, पहले के इसका एटॉमिक वेट थोड़ा सा गलत था, तो इसने करेक्शन किया। तो क्वेश्चन क्या पूछा, ध्यान सुनो। क्वेश्चन ये पूछता है कि मेंडलीफ ने कौन कौन से एलिमेंट्स के बारे में करेक्शन किया। पेपर में आता, मैंने आपको पहले बताया था। तो यूरेनियम, बेरिलियम, इंडियम, गोल्ड और प्लेटिनम। और मैंने आपको बताया था इसको याद करने की टेक्निक, अगर आपको याद हो, मैंने बताया था ना, यूं बेईमान इंसान, यूं बेईमान इंसान, है ना, गोल्ड, गोल्ड प्लेटिनम, गोल्ड प्लेटिनम चुराते हैं। तो बच्चों मान लो अगर क्वेश्चन में आ जाए, बताओ इनमें से कौन से एलिमेंट्स के बारे में मेंडलीफ ने उसके एटॉमिक वेट में करेक्शन किया, तो आपको याद रखना, यूं बेईमान इंसान गोल्ड प्लेटिनम चुराते हैं। मैंने ये ऑलरेडी आपके नोट्स बना दिया था। आपसे रिक्वेस्ट है कि मेंडलीफ जरूर याद रखेंगे, मेंडलीफ बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंडलीफ से क्वेश्चन जरूर आता है, ये क्वेश्चन आया था, ये बात ध्यान रखिएगा। खैर आगे बढ़ते हैं। बच्चा प्रश्न ये कि बेचारा ये फेल क्यों हो गया। तो मुझे एक बात बताओ, जरा ध्यान सुनो। इसने अपना पीरियोडिक टेबल एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया, एटॉमिक वेट के। तो बच्चों मुझे बता, आइसोटोप्स किसे कहते हैं? आइसोटोप्स कहते हैं जिनका एटॉमिक वेट मतलब मास अलग अलग होता है। तो मुझे बताओ, इसका तो एटॉमिक वेट 1 है, इसका तो एटॉमिक वेट 2 है, इसका एटॉमिक वेट 3 है। तो नियम के अनुसार पीरियोडिक टेबल में इसको भी जगह मिलनी चाहिए थी भाई। भाई मेंडलीफ ने अपना पीरियोडिक टेबल एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया, तो जहां पे उसने हाइड्रोजन रखा, उसने उसको, आप हाइड्रोजन को, ड्यूट्रियम को, ट्राइटियम को भी पीरियोडिक टेबल में जगह रखना चाहिए था। क्यों? क्योंकि इनका भी तो एटॉमिक वेट अलग अलग है। भाई मेंडलीफ ने अपना पीरियोडिक टेबल कैसे अरेंज किया? मेंडलीफ ने पीरियोडिक टेबल एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाया था। तो बच्चों उसने आइसोटोप्स के लिए कोई सेपरेट, कोई अलग से उसने प्लेस नहीं दिया, कोई अलग से स्थान नहीं दिया। उसका सबसे पहला ड्रॉबैक ये था, ये बात ध्यान रखिएगा। और दूसरा ड्रॉबैक क्या था बच्चों, कि जैसे मान लो कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स थे, उनका एटॉमिक वेट उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में उसको अरेंज करना चाहिए था, लेकिन वो कर नहीं पाया। अगर याद हो तो, जैसे कैसे, देखो कोबाल्ट और निकिल के बारे में देखिए। तो बच्चों कोबाल्ट का क्या होता है 58.93 और निकिल क्या होता है 58.73। तो नियम के अनुसार पहले कौन आना चाहिए? नियम के अनुसार सबसे पहले निकिल आना चाहिए, और उसके बाद क्या आना चाहिए था? कोबाल्ट आना चाहिए। ठीक है, निकेल और कोबाल्ट आना चाहिए। लेकिन बच्चों उसके पीरियोडिक टेबल में थोड़ा सी ये गलती आ गई, मतलब कुछ एलिमेंट्स के जो अरेंजमेंट है ना, उनके एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं था। तो हमें पेयर याद रखना, कौन कौन सा पेयर याद रखना है? कोबाल्ट और निकिल का पेयर याद रखना है, टेलोरियम और इंडियम का पेयर याद रखना है। वैसे मैंने ये पेयर याद करा दिया है आपको, अगर याद हो। आमिर खान ठंडा पेप्सी कोक नहीं, अगर आपको ध्यान हो तो। आपको बस ये याद रखना कि इन पेयर में मेंडलीफ ने जब पीरियोडिक टेबल अरेंज किया था, तो उनके एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज नहीं कर पाए। कैसे? उसने पहले कोबाल्ट को लगा दिया, जबकि उसको पहले क्या लगाना चाहिए था? निकिल को लगाना चाहिए। उसने पहले किसको लगाया? टेलोरियम को लगाया। उसको सबसे पहले किसको लगाना चाहिए? इसको लगाना चाहिए था। तो बच्चों ये दो चीजें याद रखिएगा। मेंडलीफ का पीरियोडिक टेबल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं फिर से कह रहा हूँ, ध्यान रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट बात है। आगे देखते हैं जो हमें मोस्ट मॉडर्न पढ़ना, जिसका नाम है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, है ना। अब आपको अच्छे से पता है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को देने वाले साइंटिस्ट का नाम था मोजले। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर पे बेस्ड है। इसने कैसे किया, जरा ध्यान सुनना, इसने क्या किया, है ना। देखो इसने क्या किया ना, इसने सभी एलिमेंट्स को लिया,
ठीक है, उसने सबसे पहले सभी एलिमेंट्स को लिया और एक सभी एलिमेंट्स लिया। मान लो ये मेटल का सरफेस ले लिया मैंने, जो भी एलिमेंट्स करना। मैं पहले उसका एक्सपेरिमेंट बता रहा हूं, ध्यान सुनिए। अगर आपको क्वेश्चन आएगा कि मोजले ने एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर पे एलिमेंट को कैसे अरेंज किया, तो उसके पीछे क्या रीजन है, तो आप क्या बताएंगे, ध्यान सुनिए। आप ये बताएंगे उसने पहले सबसे पहले मेटल का सरफेस लिया, ठीक है, और मेटल का सरफेस लेने के बाद उसने क्या किया ना, इस पे इलेक्ट्रॉन की बम्बार्डिंग कराई, इलेक्ट्रॉन की एकदम हाई स्पीड से इस पे इलेक्ट्रॉन ऐसे बार बार इसके ऊपर बम्बार्डिंग कराए। तो बम्बार्डिंग कराने के बाद बच्चों इससे एक्सरे निकला। क्या निकला? एक्सरे। एक्सरे। तो बच्चों इस एक्सरे की उसने फ्रीक्वेंसी चेक की। क्या चेक की? फ्रीक्वेंसी। तो बच्चों इस एक्सरे की जो उसने फ्रीक्वेंसी चेक की ना, उसी के अकॉर्डिंग इसको ये पता चला कि मुझे एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना चाहिए। मैंने क्या बोला, एक बार फिर सुनो। जैसे मान लो कि मुझे इस एलिमेंट्स को अरेंज करना मेरे हाथ में है, तो उसने क्या किया, इस एलिमेंट्स पे इलेक्ट्रॉन की बम्बार्डिंग कराई। तो इससे बच्चों में एक्सरे जनरेट हुआ। उस एक्सरे की उसने फ्रीक्वेंसी चेक की, तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी था ना, इसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब इसी के एटॉमिक वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सॉरी एटॉमिक नंबर के। तो उसने इसलिए अपना पीरियोडिक टेबल ना बच्चों एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। देखो बच्चों, शुरुआत में थोड़ा थियोरेटिकल है, आपको थोड़ा सा बोरियत फील होगा केवल आज, कल से बोरियत फील नहीं होगा, क्योंकि मैं कल से जेड इफेक्टिव बिल्कुल स्क्रीन पर लिख के बताने वाला हूँ। ये तो एक प्रकार सा हिस्ट्री था मुझे बताना, केवल एक प्रकार से ड्यूटी थी, इसलिए बता देता हूँ। इधर आके देखिए बच्चों, आपको अच्छे से पता है कि जैसे उसने एक्सपेरिमेंट किया, तो एक्सपेरिमेंट करके उसने क्या कैलकुलेट किया कि जितने भी एलिमेंट्स हैं ना, उनके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी ना एटॉमिक नंबर के पीरियोडिक फंक्शन होते हैं। दोनों में आपको पता है क्या डिफरेंस है। मेंडलीफ ने एटॉमिक वेट लिया, तो इसने एटॉमिक नंबर लिया। कैसे लिया था, एक बार फिर सुनना। उसको जिस मेटल को अरेंज किया था, उस मेटल के सरफेस पे उसने इलेक्ट्रॉन की बम्बार्डिंग कराई, ठीक है। बम्बार्डिंग करने के बाद इसमें से क्या निकला, एक्सरे निकला। एक्सरे निकला। इस एक्सरे का उसने क्या चेक किया, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या हुआ, तो फ्रीक्वेंसी जो इसका निकला था ना, फ्रीक्वेंसी इसी मेटल के ना एटॉमिक नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। इसीलिए बच्चों ना उसने इस पीरियोडिक टेबल को एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। बच्चों आपको पता है इस समय इसको मॉडर्न पीरियोडिक लॉ के नाम से जाना जाता है। ये जो नियम है ना ऊपर वाला, इसको मॉडर्न पीरियोडिक लॉ के नाम से जाना जाता है। ये आपका मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, आपको ये याद होगा, आप एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। ये एस ब्लॉक है, ये पी ब्लॉक है, ये बीच वाला डी ब्लॉक है, ये एफ ब्लॉक है। बच्चों एटॉमिक नंबर मतलब ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6। आप देख रहे हैं एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में ये पीरियोडिक टेबल अरेंज हुआ है। देखो बच्चों, आज हमने थोड़ा सा फास्ट वे में जो पीरियोडिक टेबल की जो हिस्ट्री है हमने समाप्त कर दिया है। मुझे उम्मीद है कि अगर आप पीरियोडिक टेबल की हिस्ट्री इस पीडीएफ से पढ़ते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। कल हम लोग वास्तव में पीरियोडिक टेबल जो होता है वही शुरू करेंगे, है ना। मैंने पीरियोडिक टेबल समाप्त कर दिया, मतलब हिस्ट्री समाप्त कर दिया। हिस्ट्री आपको पढ़ते समय थोड़ा सा बोरियत फील हुआ होगा, लेकिन बच्चों कोई बात नहीं, कल हम जब जेड इफेक्ट स्किनी इफेक्ट पढ़ाएंगे ना और एनालिसिस एनर्जी पढ़ाएंगे तो आपको बहुत अच्छा फील होगा। और वैसे भी हमें अगर अपना इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग करना है तो हमें जानना जरूरी है कि हमारे एलिमेंट्स की डिस्कवरी में कौन कौन से साइंटिस्ट आए थे और उन्होंने क्या क्या डिस्कवर किया, उनके बारे में उन्होंने क्या क्या बताया। तब जरा एक बार जरा जल्दी सुन लो। हमारे जो डिस्कवरी का जो पॉइंट है बच्चों, वो सबसे बड़ा पॉइंट है। सबसे पहले जो साइंटिस्ट हैं वो लेवासियर थे, उसके बाद डोबेराइनर, फिर न्यूलैंड, फिर लोथर मेयरकर, फिर मेंडली पीरियोडिक टेबल, और इस समय जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल चल रहा है मैंने आपको बता दिया। तो बच्चों हम आज की क्लास को यही समाप्त करेंगे, बहुत ज्यादा डिटेल आज नहीं पढ़ेंगे, कल से थोड़ा सा हम डिटेल पढ़ेंगे, उसके बाद हम और डिटेल पढ़ने वाले। ये पीडीएफ अभी मैं थोड़ी देर बाद आपको ग्रुप में भेज देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि एक बार आपको जो पुराना टॉपिक जो पढ़ाया गया है उससे एक बार मैच करके आज इसकी हिस्ट्री को पढ़ लीजिए, ठीक है। सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को थैंक यू। और इसके बाद अपनी जो क्लासेस हो कल होंगी, यहाँ तक रिविजन कर लीजिएगा, है ना।